सबके चेहरों पर थकन के जो आसार थे वो गायब हो गए और चेहरों पर रौनक आ गई। उन्होंने ये अभी इस पहलू पर गौर ही नहीं किया था कि इतने बेशुमार ऊँटों और घोड़ों में से जिनके साथ इतने ज़्यादा शतरबान और फौजी हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जानवर किस तरह हासिल करेंगे। ये 100 के करीब ऊँटों का काफ़िला था जो महाज पर फ़ौजों के लिए राशन ले जा रहा था। चूँकि मुल्क के अंदर दुश्मन का कोई ख़तरा नहीं था, इसलिए काफ़िले की हिफाजत का कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया गया था। सिर्फ 10 घोड़ा सवार साथ भेज दिए गए थे, मगर शतरबान निहत्ते थे। अभी छापा मार और शब खून मारने वाले मैदान में नहीं आए थे। सलीबों के ये 21 आदमी पहले छापा मार थे, या इससे पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने शब खून का वो तरीका आजमाया था जिसमें थोड़े से सवारों ने सोडानियों की फ़ौज के अकबी हिस्से पर हमला किया और गायब हो गए थे। वार करो और भागो, इस तरीका से जंग की कामयाबी को देखते हुए सुल्तान अयूबी ने तेज़ रफ्तार, ज़हीन और जिस्मानी लिहाज से गैर मामूली तौर पर सेहतमंद अस्करियों के दस्ते तैयार करने का हुक्म दे दिया था और दुश्मन के मुल्क में लड़ाका जासूस भेजने की स्कीम भी तैयार कर ली थी। लेकिन सलीबियों को अभी शब खून और छापों की नहीं सूझी थी कि निजी काफ़िले के डाकू बाज़ औकात लूट लिया करते थे। सरकारी काफ़िले हमेशा महफूज रहते थे, इसीलिए फ़ौजों के रसद के काफ़िले बेखौफ ख़त्म रहते थे। इससे पहले भी इसी महाज के लिए 2 बार रसद के काफ़िले जा चुके थे और इसी इलाके से गुजरे थे, लिहाजा हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत नहीं समझी जाती थी। ये काफ़िला भी ख़तरों से बेपरवाह महाज को जा रहा था और रात के लिए यहाँ पड़ाव कर रहा था। इससे थोड़ी ही दूर काफ़िले के लिए बहुत बड़ा ख़तरा आ रहा था। सलीबी कमांडर ने अपनी पार्टी को एक नशीब में बिठाया और 2 आदमियों से कहा कि वो ये जाकर देखें कि काफ़िले में कितने ऊँट, कितने घोड़े, कितने मुसल्ले आदमी और ख़तरे क्या क्या हैं। फिर वो रात को हमला करने की स्कीम बनाने लगा। उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी, जज्बे की भी कमी नहीं थी। हर एक आदमी जान पर खेलने को तैयार था। निस्फ शब से बहुत पहले वो 2 आदमी वापस आए जो काफ़िले को करीब से देखने गए थे। उन्होंने बताया कि काफ़िले के साथ 10 मुसल्ले सवार हैं जो एक ही जगह सोए हुए हैं। घोड़े अलग बंधे हैं, शतरबान टोलियों में बंट कर सोए हुए हैं। सामान में ज़्यादातर बोरियां हैं। शतरबानों के पास कोई हथियार नहीं, मालूमात थी। काम शक्ल नहीं था, मुश्किल नहीं था। काफ़िले वाले गहरी नींद सोए हुए थे। 10 अस्करियों की आंख भी न खुली कि तलवारों और खंजरों ने इन्हें काट कर रख दिया। सलीबी छापा मारों ने यह काम इतनी खामोशी और आसानी से कर लिया कि बेशतर शतरबानों की आंख ही ना खुली, और जिनकी आंख खुली वो समझ ही ना पाए कि ये क्या हो रहा है। जिसके मुंह से आवाज़ निकली वो इसकी ज़िंदगी की आखिरी आवाज़ साबित हुई। छापा मारों ने शतरबानों को हरासा करने के लिए चीखना शुरू कर दिया। सोए हुए शतरबान घबरा और हड़बड़ा कर उठे, ऊँट भी बिदक कर उठने लगे। सलीबियों ने शतरबानों का कत्ले आम शुरू कर दिया। बहुत थोड़े भाग सके। सलीबी कमांडर ने चिल्ला कर कहा, यह मुसलमानों का राशन है, तबाह कर दो, ऊँटों को भी हलाक कर दो। उन्होंने ऊँटों की पीठों में तलवारें घोंपनी शुरू कर दी। ऊँटों के वावेले से रात कांपने लगी। कमांडर ने घोड़े देखे, 12 थे, 10 सवारों के लिए और 2 फालतू। उसने 9 ऊँट अलग कर लिए। सूरज तलू हुआ तो पड़ाव का मंजर बड़ा भयानक था। बेशुमार लाशें बिखरी हुई थीं। बहुत से ऊँट मर चुके थे, कई तड़प रहे थे, कुछ इधर उधर भाग गए थे। हर तरफ खून ही खून था। जिधर निगाह जाती थी ऊँट मरे हुए या तड़पते नजर आते थे। राशन की बोरियां फटी हुई थीं। आटा और खाने का दीगर सामान खून में बिखरा हुआ था। 12 के 12 घोड़े गायब थे और वहां कोई जिंदा इंसान मौजूद नहीं था। छापा मार दूर निकल गए थे। उनकी सवारी की ज़रूरत पूरी हो गई थी। अब वो तेज़ रफ्तारी से अपने शिकार को ढूंढ सकते थे। अगर आप चैनल पर नए हैं और कौन क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। शिकार दूर नहीं था। बालियान का दिमाग पहले ही मोबी के हुस्न और जवानी और शराब ने माऊफ कर रखा था। अब इसके पास 7 हसीन और जवान लड़कियां थीं। वो ख़तरों को भूल ही गया था। मोबी इसे बार बार कहती थी, इतना ज़्यादा कहीं रुकना ठीक नहीं, जितना जल्दी हो सके समुंदर तक पहुंचने की कोशिश करो, हमारा ताक़ुब हो रहा होगा। पर बालियान बेफिक्र बादशाहों की तरह कहका लगाकर इसकी बात सुनी अनसुनी कर देता था। लड़कियों को जिस तरह रात आज़ाद कराया गया था, इससे अगली रात वो एक जगह रुके हुए थे। बालियान ने मोबी से कहा कि हम 7 मर्द हैं और तुम 7 लड़कियां हो। मेरे इन 6 दोस्तों ने मेरा साथ बड़ी दयानतदारी से दिया है। मैं उनकी मौजूदगी में तुम्हारे साथ रलियां मनाता फिरता, फिर भी वो नहीं बोले। अब मैं इन्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम एक एक लड़की मेरे एक एक दोस्त के हवाले कर दो और इन्हें कहो कि ये तुम्हारी वफादारी का तोहफा है।
ये नहीं हो सकता, मोबी ने गुस्से से कहा। हम फाहिशा नहीं है, मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हारे हाथ में खिलौना बनी रही। ये लड़कियां तुम्हारी खरीदी हुई लौंडियां नहीं हैं। मैंने तुम्हें किसी भी वक्त शरीफ लड़की नहीं समझा, बालियान ने शाहाना जलाल से कहा। तुम सब हमारे लिए अपने जिस्मों का तोहफा लाई हो। ये लड़कियां मालूम नहीं कितने मर्दों के साथ खेल चुकी हैं, इनमें से एक भी मरियम नहीं। हम अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए जिस्मों का तोहफ़ा देती हैं, मोबी ने कहा। हम अय्याशी के लिए मर्दों के पास नहीं जाती। हमें हमारी कौम और हमारे मज़हब ने एक फ़र्ज़ सौंपा है। इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए हम अपना जिस्म, अपना हुस्न और अपनी अस्मत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। हमारा फ़र्ज़ पूरा हो चुका है। अब तुम जो कुछ कह रहे हो ये अय्याशी है जो हमें मंजूर नहीं। जिस रोज़ हम अय्याशी में उलझ गई, इस रोज़ से सलीब का ज़वाल शुरू हो जाएगा। सलीब टूट जाएगी। हम अपनी अस्मत के शीशे तोड़ देती हैं ताकि सलीब न टूटे। हमें ट्रेनिंग दी गई है कि एक मुसलमान सरबराह को तबाह करने के लिए 10 मुसलमानों के साथ रातें बसर करना जायज़ और सवाब का काम है। मुसलमानों के एक मजहबी पेशवा को अपने जिस्म से नापाक करने के हम एक अजीम कारनामा और अजीम कार खैर समझती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम सलीब की बका के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो। बालियान के एहसासात आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे। क्या तुम मुझे सलीब का मुहाफिज बनाना चाहती हो? क्या तुम अभी तक शक में हो? मोबी ने कहा। तुमने सलीब के साथ क्यों दोस्ती की है? सलाहुद्दीन अयूबी की हुक्मरानी से आज़ाद होने के लिए, बालियान ने कहा। सलीब की हिफाजत के लिए नहीं। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इससे पहले मैं सूडानी हूँ। मैं सबसे पहले सलीबी हूँ, मोबी ने कहा। ईसाई हूँ और इसके बाद इस मुल्क की बेटी हूँ जहाँ मैं पैदा हुई थी। मोबी ने इसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। इस्लाम कोई मज़हब नहीं, इसलिए तुम अपने मुल्क को इस पर तरजीह दे रहे हो। ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मज़हब की कमज़ोरी है। तुम मेरे साथ समुंदर पार चलो तो मैं तुम्हें अपना मज़हब दिखाऊंगी। तुम अपने मज़हब को भूल जाओगे। मैं इस मज़हब पर लानत भेजूंगा जो अपनी बेटियों को गैर मर्दों के साथ रातें बसर करने और शराब पीने पिलाने को सवाब का काम समझता है। बालियान अचानक बेदार हो गया। इसने कहा, तुमने अपनी इस्मत मुझसे नहीं लुटाई बल्कि मेरी इस्मत लूटी है। मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने मुझे खिलौना बनाए रखा है। एक मुसलमान का ईमान खरीदने के लिए अस्मत कोई ज़्यादा कीमत नहीं, लड़की ने कहा। मैंने तुम्हारी इस्मत नहीं लूटी, तुम्हारा ईमान खरीदा है, मगर तुम्हें रास्ते में भटकता हुआ छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम एक अजीम रोशनी की तरफ ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हें अपना मुस्तकबिल और अपनी आकबत हीरों की तरह चमकती नजर आएगी। मैं इस रोशनी में नहीं जाऊँगा, बालियान ने कहा। देखो बालियान, मोबी ने कहा, मर्द जंगजू मर्द वादे और सौदे से फिरा नहीं करते। तुम मेरा सौदा कबूल कर चुके हो। मैंने तुम्हारा ईमान खरीद कर शराब में डुबो दिया है और तुम्हें मुँह मांगी कीमत दी है। इतने दिनों से तुम्हारी लौंडी और बेनिकाही बीवी बनी हुई हूँ। इस सौदे से फिरो नहीं। एक कमज़ोर लड़की को धोखा न दो। तुमने मुझे वो अजीम रोशनी नहीं दिखा दी जो तुम मुझे समुंदर पार ले जाकर दिखाना चाहती हो, बालियान ने कहा। मुझे अपना मुस्तकबिल और अपनी आकबत हीरों की तरह चमकती नज़र आने लगी है। मोबी ने कुछ कहने की कोशिश की तो बालियान गरज कर बोला, खामोश रहो लड़की। सलाहुद्दीन अयूबी मेरा दुश्मन हो सकता है, लेकिन मैं इस रसूल का दुश्मन नहीं हो सकता जिसका सलाहुद्दीन अयूबी भी नाम लेवा है। मैं इस रसूल के नाम पर मिस्र और सूडान कुर्बान कर सकता हूँ और इसके अजीम नाम मुकद्दस नाम पर मैं सलाहुद्दीन अयूबी के आगे हथियार डाल सकता हूँ। मैं तुमको कई बार कह चुकी हूँ कि शराब कम पिया करो, मोबी ने कहा। एक शराब, दूसरे रात भर जागना और मेरे जिस्म के साथ खेलते रहना। देखो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बेकार हो गया है। तुम ये भी भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं किसी फाहिशा सलीबी का खामन नहीं हो सकता। इसकी नज़र शराब की बोतल पर पड़ी। इसने बोतल उठाकर परे फेंक दी और उठ खड़ा हुआ। इसने अपने दोस्तों को बुलाया। वो दौड़ते आए। इसने कहा, ये लड़कियाँ और ये लड़की भी तुम्हारी कैदी हैं। इन्हें वापस काहिरा ले चलो। काहिरा? एक ने हैरान होकर कहा। आप काहिरा जाना चाहते हैं? हाँ, इसने कहा, काहिरा। हैरान होने की ज़रूरत नहीं। इसमें रेगजार में कब तक भटकते रहोगे? कहाँ जाओगे? चलो घोड़ों पर जीनों कसो और हर लड़की को एक एक घोड़े की पीठ पर बांध कर ले चलो। सहरा में ऊँट का सफ़र बेआवाज़ बेपा होता है। घोड़ों के टापों की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन ऊँट के पाँव खुदा ने ऐसे बनाए हैं कि हल्की सी आवाज़ भी पैदा नहीं होती। बालियान जिस वक्त मोबी के साथ बातें कर रहा था, इसे मालूम तक न हुआ कि एक ऊँट एक छोटे से रेतले टीले की ओट में खड़ा इन दोनों को और 6 लड़कियों
और 6 आदमियों को देख रहा है। मोसलीबी कमांडो पार्टी का एक आदमी था। इस पार्टी का कमांडर अक्लमंद आदमी था। बालियान के डेरे से तकरीबन निस्फ मील दूर इसने पड़ाव किया था। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि इसका शिकार उससे निस्फ मील दूर है। उसने फौजी दानिशमंदी से काम लेते हुए रात को 3 आदमियों को ये ड्यूटी दी थी कि वह ऊँटों पर सवार होकर दूर दूर तक घूम आएँ और जहाँ उन्हें कोई खतरा या काम की कोई चीज़ नज़र आए आकर इतला कर दें। इस काम के लिए ऊँट ही मौजू सवारी थी, क्योंकि इसके पाँव की आवाज़ नहीं होती। तीनों सवार मुख्तलिफ सिमतों को चले गए थे। ये सारा इलाका ऐसा था कि पड़ाव के लिए नहायत अच्छा था। इसलिए कमांडर ने सोचा यहाँ किसी और ने भी डेरे डाल रखे होंगे। एक शुतर सवार को रोशनी से नज़र आई तो वो इस तरफ चल पड़ा। ये एक छोटी सी मशल थी जो बालियान के आर्जी कैंप में जल रही थी। शुतर सवार आगे आ गया तो एक टीले के पीछे हो गया। ये इतना ही ऊंचा था कि ऊंट पर सवार होकर ही आगे देखा जा सकता था। ऊंट और सवार इसके पीछे छुप गए थे। इसे हल्की हल्की रोशनी में लड़कियां नजर आईं जो बालियान के फौजी दोस्तों के साथ गपशप लगा रही थीं। उनसे कुछ दूर एक और लड़की एक आदमी के साथ बातें करती नजर आई। जरा परे बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। इनमें वो घोड़े भी थे जो इन लोगों ने कैदियों के मुहाफिजों को कत्ल करके हासिल किए थे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कौन किया है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें।